नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था रीट साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस और बड़े अच्छे से अपनी क्लासेस जो है वो चल रही हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगमकर्ताओं की समझ, यानी कि हमने शुरू किए थे विशिष्ट बालक। सबसे पहले हमें उन्हीं के विषय में चर्चा करनी थी। उसके बाद में देखिएगा, ये जो हमारे पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, ये सारे विशिष्ट बालक होते हैं। एक तो अपना चैप्टर ये होता है इसके अंदर। दूसरा अपना अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले या फिर अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हो गए। एक टॉपिक अपना ये बचता है। तो यहाँ लगभग चीजें अपनी हो चुकी थी। आज की क्लास में हम जो बचे हुए हैं वो बालक करेंगे, यानी समस्यात्मक बालक तक हमने कर लिया था। ये तीनों प्रकार के बालक आज अपने इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में अपनी एक और क्लास रहेगी जिसमें अपने डिस्कस करेंगे जो हमारी बची हुई चीजें थी, जैसे कि ये हमारे वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अक्षमता युक्त बच्चे। उसके बाद में जो है ये अपना सिलेबस, ये वाला जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिएगा बात करेंगे अपने सबसे पहले आज यहाँ बाल अपराधी बालक के विषय में। बाल अपराधी बालक कौन से होते हैं? देखिएगा, वैसे तो ये अपराधी बालक ही हैं, वैसे तो ये क्या है, अपराधी बालक ही हैं, पर कोई वयस्क व्यक्ति न होकर के बालक हैं ये। हम ऐसा कह सकते हैं भी कोई भी अपराध जो किसी वयस्क व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, वैसा ही कोई अपराध किसी बालक के द्वारा किया जाए, बड़े तौर पर हम कहें 18 साल से कम आयु का कोई बालक करता है तो हम उसे बाल अपराध की श्रेणी में रखते हैं। ये वैसे ही जघन्य अपराध हो सकते हैं जैसा कोई एक बड़ा व्यक्ति किया करता है, एक मैच्योर पर्सन करता है, वैसा ही अपराध होता है। लेकिन अगर ये कोई बालक कर रहा है तो हम उसे बाल अपराधी की श्रेणी में रखते हैं। वे बालक, चलिए साइकोलॉजी की भाषा में देखें तो वे बालक जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा अमान्य व्यवहार से करते हैं, अर्थात सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और समाज विरोधी तरीके से कार्य करते हैं, बालक ऐसे जो होते हैं वो बाल अपराधी कहलाते हैं। तो क्या समझे यहाँ पर, जो हर की आवश्यकता है, जैसे मान लीजिएगा किसी को पैसे की आवश्यकता है तो वो पैसे कमा करके नहीं, चुरा करके, किसी को मारपीट करके लेके आता है। किसी चीज की आवश्यकता है तो उसे अर्जित नहीं करता है बल्कि लूट करके ले आता है। तो ऐसे जो भी कार्य होंगे, क्या ये समाज के द्वारा मान्य होंगे? नहीं, ये समाज के द्वारा मान्य नहीं होते हैं। तो ऐसा व्यवहार जो इनका क्या होता है, अमान्य होता है। ये सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और समाज विरोधी तरीके से कार्य करते हैं, बाल अपराधी कहलाते हैं। बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया कि सभी प्रकार के अपराध जो किसी बालक के द्वारा किए जाते हैं बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। वो छोटे हैं इसलिए उन्हें सजा वैसी नहीं दी जाती है जैसे सामान्य व्यक्ति को दी जाती है। यह मोटे तौर पर हम समझे 18 वर्ष की आयु से कम आयु के व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध बाल अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे बालक चोरी करते हैं, जेब काटते हैं, उठाईगिरी कर लेते हैं, धोखाधड़ी, जुआ खेलना, मादक पदार्थों का सेवन करना, निरुद्देश्य इधर उधर भटकते रहना, मारपीट, हत्या जैसे अपराध तक कर देते हैं। यानी ये सभी अपराध की श्रेणी में ही आते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति करता है तो उसे पुलिस उठा करके ले जाती है, जेल में रखा जाता है। यहाँ भी होता है सब कुछ, लेकिन जो इनके ऊपर सजा का प्रावधान किया गया है वो सामान्य व्यक्ति से थोड़ा सा लाइट रखा जाता है। उनको ये माना जाता है कि अभी इन्हें मैच्योर नहीं है, पता नहीं है, इसलिए इन्होंने अपराध किया, तो इन्हें सुधार गृह में डाला जाता है। ऐसे बालकों को सजा के लिए बाल बंदी गृह में डाला जाएगा या फिर बाल सुधार गृह में डालते हैं, जहां पर ये रखा तो जाता ही, इनको सजा तो मिलती है और साथ ही साथ इनकी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए भी व्यवस्था की जाती है। दोस्तों, क्योंकि ऐसा मानता है समाज कि ये अभी समझदार नहीं है, किसी के बहकाव में या कुछ गलत चीज इन्होंने कर ली है, नासमझी के कारण की है, तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए, न कि इन्हें वो उतनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? तो बाल अपराध विज्ञान के जनक जो है वो सीजर लोम्ब्रोसो को माना जाता है। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है सोशियोलॉजी में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम अपराध की श्रेणी को समझते हैं। तो फिर हम बात करते हैं लोम्ब्रोसो और देखिए गोडार्ड की। तो लोम्ब्रोसो और गोडार्ड जो है निम्न बुद्धि स्तर को बाल अपराध का कारण मानते हैं। किसको मानते हैं दोस्तों? ये मानते हैं कि जिसकी बुद्धि लब्धि निम्न होगी वही जो है बाल अपराध का एक कारण माना जाता है। इनके अनुसार बाल अपराधी
मंदबुद्धि या फिर कम बुद्धि के होते हैं। ग्लुक के अनुसार 95% बाल अपराधी कुसंगति के कारण बनते हैं। तो ये हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ भी सही है कि बालक जैसे संगत में रहता है, जिन लोगों के बीच में रहता है, तो वो अपराधी बन ही जाता है। परिभाषाओं में देखिए, लोम्ब्रोसो की परिभाषा, बाल अपराध का कारण कुछ मात्रा में आनुवंशिक दोष होता है। ये जेनेटिक मानते हैं कि अगर माता पिता में अपराधी रहे हैं तो बच्चा भी अपराधी हो सकता है। हेडफील्ड मानते हैं कि बाल अपराध का अर्थ है असामाजिक व्यवहार। वैसे तो सभी असामाजिक व्यवहार जो हैं वो अपराध ही हैं, लेकिन ये बालक के द्वारा किए जा रहे हैं तो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। वैलेंटाइन महोदय क्या कहते हैं, मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। बिल्कुल समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाया गया कोई कानून है, उसको तोड़ता है तो वो अपराधी है, लेकिन वो बालक के द्वारा किया गया। बात वहीं पर आती है हमारी कि बालक के द्वारा कोई कानून भंग किया जाता है। हिली क्या कहते हैं, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है। फिर समाज के द्वारा जो आचरण स्वीकार किया गया है, जैसे जैसे हमारे मापदंड को हमने निर्धारित किया है, वो उनका पालन नहीं करता है, वो उनका आचरण नहीं करता है, तो ऐसा बालक भी क्या कहलाएगा, बाल अपराधी कहलाएगा। यहाँ से हम बाल अपराधी की विशेषताएं भी समझ रहे हैं, उनके कारण भी समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आनुवंशिक दोष हो गया, अर्थ असामाजिक व्यवहार हो गया, कानून को वो तोड़ता है, समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है। इसी तरह से स्किनर क्या कहते हैं, बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। यानी कोई कानून ऐसा, उसको अगर तोड़ता है वयस्क तो वो होता है अपराध, तो वैसे ही किसी बालक ने तोड़ा तो वो भी क्या कहलाएगा, बाल अपराधी ही कहलाएगा। अपराधी है लेकिन बालक ने किया, इसलिए वो बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाएगा। एक और परिभाषा की बात करें, मेडिनस और जॉनसन, सामाजिक समस्या के रूप में बाल अपराध में वृद्धि हुई जान पड़ती है। यह वृद्धि कुछ तो जनसंख्या की सामान्य बुद्धि के परिणाम स्वरूप, सामान्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप, वृद्धि कर लीजिएगा इसको, और शहरी वातावरण में रहने के परिणाम स्वरूप हो रही है। ये कह रहे हैं कि बाल अपराध में वृद्धि हो रही है। वृद्धि तो हम मान लीजिएगा पहले 100 लोग मिलते थे तो अभी 200 मिलने लगे हैं। ये इसलिए क्योंकि जनसंख्या हमारी अगर डबल हो गई है तो उनकी संख्या भी डबल तो होनी है, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसमें फर्क किसका पड़ता है कि सामान्य वृद्धि और शहरी वातावरण में जो बच्चे रह रहे हैं ना, तो वहां पर जो है बाल अपराध की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। बाल अपराधी बालक की विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे होते हैं, तो शारीरिक आकृति के तौर पर ये आपको आयताकार मिलेंगे। अपराध करने के लिए, मारपीट करने के लिए थोड़ी शरीर में तो जान होनी चाहिए, तो इनकी मांसपेशियां काफी पुष्ट देखने को मिलती हैं। इनका स्वभाव कैसा होगा, बिल्कुल शांत, शीघ्र ही उद्वेलित हो जाते हैं, मतलब गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन इनको जल्दी आ जाता है। आक्रामक होते हैं, बस मार दो फोड़ दो इस तरह के, हर चीज को संदेह से देखते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो उससे दुश्मनी का भाव रखेंगे। द्वेषपूर्ण इनका व्यवहार होता है, विध्वंसात्मक व्यवहार करते हैं, प्रवृत्ति होती है, तोड़फोड़ का इनका थोड़ा ज्यादा रहता है। जब हड़ताल वगैरह होती है या कहीं पर कोई आक्रामक आंदोलन होता है तो वहां पर ऐसे बालकों की जो है वो भूमिका काफी ज्यादा संदिग्ध रहती है। नैतिकता इनमें होती नहीं है, नैतिकता का अभाव है तभी तो कर पा रहे हैं। अगर नैतिक शिक्षा मिली होती तो करते ही नहीं। समस्याओं को सही तरीके से हल नहीं करेंगे, कोई समस्या है तो उसको सही तरीके से हल नहीं करेंगे, कोई टेढ़ा रास्ता निकालेंगे। कारणों की बात करें बाल अपराध की, शारीरिक, शरीर में कोई कमी है, कुरूपता है तो फिर वो अपराधी बन जाता है। कई बार समाज का वातावरण ऐसा होता है, दो तरह से हम देखते हैं, समाज का वातावरण ही खराब है तो फिर वो अपराधी ही बन जाएगा। और कई बार मूवीज में आपने देखा होगा, पहले आता था ऐसा कि जैसे मान लीजिए कोई बालक होता है, माता पिता उसके रहते नहीं है तो समाज उसको तंग करता है और फिर वो अपराधी बन जाता है। तो समाज कहीं ना कहीं योगदान तो होता ही है, उसको सुविधाएं नहीं मिल पाती। विद्यालय का वातावरण ऐसा होता है, उसके कारण भी खराब वातावरण है, टीचर से ध्यान नहीं रख पाते, बिल्कुल सभी बच्चे इसी तरह के हो गए हैं, तो फिर यहाँ हो जाता है बाल अपराध। सांस्कृतिक कारण, कई जो संस्कृतियां हैं वहाँ पर अपराध को ही तवज्जो दी जाती है। पारिवारिक कारण हो सकते हैं, परिवार में कोई मनमुटाव है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो वहां से भी ये चीज आती है, या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है तो वहां से भी वो प्रेरणा ले लेता है। आनुवंशिक कारण तो अभी हमने पीछे देखा, जेनेटिक तो होता ही है काफी ज्यादा। कुछ मानसिक परेशानी होती है, मानसिक रोग भी इसके लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। अब हम देखें कि बाल अपराधी बालकों
के लिए शिक्षा और उसको रोके कैसे, रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। सबसे पहला उपाय है व्यावसायिक निर्देशन उसको दिया जाए, उसको किसी काम में डाल दिया जाए। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं ना, बाल अपराध करते हैं, मारपीट करते हैं, इधर उधर धमाचौकड़ी मचाते रहते हैं, तो फिर उनको उठा करके कोई मैकेनिक या मिस्त्री के पास में छोड़ दिया जाता है और फिर वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। तो व्यावसायिक निर्देशन उनको दिया जा सकता है। उनको उनके अधिकार और कर्तव्यों से अवगत करवाना होता है। कई बार उनको समझ नहीं होती कि उनके अधिकार क्या है, वो जबरदस्ती किसी कार्य को करना शुरू कर देते हैं। नैतिक शिक्षा मस्ट है, किताबों के द्वारा, फिल्मों के द्वारा या बता करके कहानियों से उनको नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि वो जो कर रही हैं वो सही चीज नहीं है। कई बार उनको रुचि योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता, ज्यादा मिलता है तो भी वो अपराध कर लेते हैं। काम कर नहीं पाए थे, अगले दिन स्कूल जाना था तो वो स्कूल से भाग जाते हैं। तो ऐसा अगर है तो उसके लिए रुचि योग्यता आवश्यकता और उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार ही उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यवहार, अब अगर कोई बाल अपराधी आपको पता चलता है तो वो उसके साथ में कोई ऐसा द्वेषपूर्ण व्यवहार नहीं रखना, सहानुभूति हमें उसके प्रति रखनी पड़ेगी। उसको एक तरह से बीमार व्यक्ति के रूप में ही देखें। उसको यौन शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे अपराध समाज में कम होंगे। कार्ल रोजर्स ने बाल उपचार के लिए अनिर्देशित पद्धति का विकास किया था और इसमें 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, मनोवैज्ञानिक और वैधानिक। ये ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये नाम याद रख लीजिएगा आप, और कुछ नहीं करना हमने इसमें कार्ल रोजर्स में। इसके बाद में आते हैं हमारे अगले जो बालक है, विकलांग बालक, जिन्हें हम दिव्यांग बालक कहा करते हैं, लेकिन हमारी साइकोलॉजी में भी यही नाम चल रहा है, तो उसी हिसाब से देखते हैं। विकलांग बालक ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें कोई शारीरिक दोष होता है, वो सामान्य क्रिया में भाग नहीं ले सकता। जैसे सभी बच्चे खेल सकते हैं वो नहीं खेल सकता, सभी बच्चे जितनी दूर तक देख सकते हैं वो नहीं देख सकता, सभी बच्चे जिन चीजों को सुन सकते हैं वो नहीं सुन सकता है, सभी जितना तेज काम कर सकते हैं वो नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कोई कमी है जो उसको सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है। ऐसा ही क्रो एंड क्रो ने परिभाषा में भी कहा, एक व्यक्ति जिसमें कोई इस प्रकार का शारीरिक दोष हो जो उसे किसी भी रूप में सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित करता है। 5 प्रकार के होते हैं, अपंग होता है, अंधे या जिसको थोड़ा कम दिखाई देता है, मूक, बधिर, अत्यधिक कमजोर, ये सारे जो है शारीरिक रूप से विकलांग बालक में आते हैं। यहाँ विकलांग बालक में हम किसकी बात करें, विकल्प प्लस अंग, जिसके अंग जो हैं वो देखिए विकृत है, काम नहीं कर रहे हैं, उसी के लिए। अपंग यानी जिसके हाथ या पैर जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे। अंधे हैं, या तो पूरी तरह से ही दिखाई नहीं देता या फिर लो विजन है, बहुत ही कम उसको दिखाई देता है। मूक है, बोल नहीं पाते हैं ढंग से। बधिर हो गए, ढंग से सुनाई या तो बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता या बहुत थोड़ा सुनाई देता है, और शरीर में अत्यधिक कमजोर होंगे, कोई कार्य कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे जो बालक हैं वो विकलांग बालक आते हैं। अब इसमें तो क्या ही करें, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। इनको जो है अलग प्रकार के विद्यालय में भी रखा जा सकता है शिक्षा के लिए, और अगर देखिए मान लीजिए कम दिखाई दे रहा है तो उसका सप्लीमेंट दे करके, इंस्ट्रूमेंट दे करके उस समस्या को दूर किया जा सकता है। कम सुनाई देता है तो मशीन दे करके, चश्मा दे करके, तो उनका जहां तक हो अच्छा खाना दे करके उनको जो कमियां हैं दूर करने की कोशिश करेंगे, और इन्हें एक अलग विद्यालय में भी रख सकते हैं और सामान्य बालकों के साथ में भी पढ़ा सकते हैं। तो CWSN यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं, इनको विशेष आवश्यकता होती है, तो इन्हें अपने, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ना कि ऐसे बालकों को आप कहाँ पढ़ाएंगे, विशिष्ट विद्यालय में, सामान्य विद्यालय में, तो हम उन्हें पढ़ाना तो उन्हें क्या होगा, सामान्य विद्यालय में ही पढ़ाते हैं। किसी भी सामान्य विद्यालय में इनमें से कोई भी बच्चा जो है वो एडमिशन ले सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। उसे ये नहीं कहेंगे भी तो अंध विद्यालय में चला जाए, वहां पर जाकर के पढ़, क्योंकि एटलीस्ट अगर उसने कुछ कर भी लिया, मान लीजिएगा किसी विशिष्ट विद्यालय में रह के सीख भी ले, तो वो काम कहाँ आएगा, उसे सामान्य जीवन, सामान्य लोगों के साथ में रहना है। तो इसलिए शिक्षा भी उसको सामान्य लोगों के साथ में ही दी जानी चाहिए। तो बस यही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ब्रेल लिपि वाला हम सभी जानते हैं, तो ज्यादा समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को दिखाई नहीं देता तो उसके लिए उभरे हुए अंक होते हैं, जिससे ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। लुइस ब्रेल ने 1830 में इसका आविष्कार किया था। लास्ट में आता है सृजनात्मक बालक। विशिष्ट बालकों में सृजनात्मकता एक अलग टॉपिक भी है, उसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सिर्फ ये देख लेते हैं सृजनात्मक बालक कैसा होता है, क्या करता है। आइजेंक
ये मानते हैं कि नवीन शब्दों को देखकर असाधारण विचार प्रकट करती है, उसे सृजनात्मकता कहती है। सृजनात्मक यानी निर्माण, जो बच्चा होता है क्रिएटिव, यहाँ पे इसको इस तरह से देखिएगा, कोई बच्चा है ना, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे आर्ट बहुत अच्छी जानते हैं, स्केचिंग बहुत अच्छी करते हैं, डांस बहुत अच्छा करते हैं, म्यूजिक बहुत, वो उनका सृजनशीलता है, कविता लिखते हैं ना, कुछ नया कुछ अलग करना जो बाकी नहीं कर पा रहे हैं, वो ही सृजनशीलता होती है। नव निर्माण करना इनके अंतर्गत आता है। स्ट्रेंगर की बात करें तो स्ट्रेंगर क्या कहते हैं, सृजनात्मकता से हमारा तात्पर्य किसी आंशिक नवीन वस्तु का उत्पादन करने से लेकर के चलते हैं। अपने सृजनात्मकता से तात्पर्य क्या है, कोई आंशिक नवीन वस्तु बना देना। कैसे होते हैं ये नवीन चिंतन, इनके अंदर होता है कि नए नए चिंतन, नई नई सोच लेकर के आते हैं। ये अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, स्वतंत्र किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। इनमें धारा प्रवाहिता होती है, और एक चीज में लग गए ना एक काम में तो कंटिन्यूटी इनके अंदर होती है, उसको छोड़ेंगे नहीं। नया अनुसंधान, नई खोज करने में इनकी रुचि रहती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि रहेगी। मौलिक निर्माण, खुद से, मौलिक मतलब उसका खुद का बनाया हुआ कुछ निर्माण होता है, ऐसे कार्य करते हैं। तो कोई भी चित्रकार वगैरह है, पेंटर है, कोई संगीतकार है, डांस, ये सभी सृजनात्मकता में आते हैं, जो कुछ नया चीज लेकर के, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉपी पेस्ट की बात नहीं करते, जो कुछ नई चीजें लेकर के आते हैं। किसी ने कविता लिखी है तो वो नई लिखी है ना, तो किसी ने कोई कपड़े का नया डिजाइन बनाया तो वो सृजनशील में आता है। बाकर मेहंदी क्या कहते हैं, सृजनात्मकता में 3 प्रकार के तत्व मानते हैं। मौलिकता होती है, खुद का बनाया हुआ, प्रवाह होता है, और लचीलापन। लचीलापन का मतलब है कि वो चिपके हुए नहीं रहते एक विचार से। आप कहोगे ना इसमें ऐसा होना चाहिए, तो वो मान लेंगे, उसमें सुधार कर लेते हैं। हमारी तरह नहीं होते कि अड़ गए तो अड़ गए, मैंने तो जो बना दिया, तुमको पसंद है तो रखो, नहीं है तो मत रखो। हॉलमैन 4 तत्व मानते हैं। नवीनता है, नयापन होना चाहिए, विलक्षणता यानी अद्भुत होना चाहिए, विस्मय उसमें होना चाहिए, और अनोखा चिंतन जो है उसके अंदर हमें दिखाई देना चाहिए। सृजनात्मक बालक की ये हमारी विशेषताएं होती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखी विशिष्ट बालक, सभी विशिष्ट बालक हमने देख लिए हैं। 1-2 चीजें जो रह गई हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी, फिर ये वाला टॉपिक जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। इसी तरह से बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।